पूरी दुनिया देख लेगी कि ईवीएम कितनी सुरक्षित मशीन है, या बिल्कुल कोई छोटा बच्चा भी इसको हैक करके अपने मन मुताबिक रिजल्ट ला सकता है। हम पूरी दुनिया के सामने लाइव हैक करके दिखाएंगे। हम जाके 50 मशीनों की डिमांड करेंगे, क्या कि हम दुनिया को दिखा सकें कि ईवीएम एक धोखा है। हमें ईवीएम से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चाहिए 2024 में, जनता के वोट से चुने हुए, बैलेट से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए लोकसभा में। पूरे देश के जो ईवीएम के एक्टिविस्ट हैं वो आएंगे और एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। किसी कीमत पे ईवीएम से इलेक्शन ना होने दें। इलेक्शन कमीशन को जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी, वो जनता के नौकर हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बाद में बताते हैं कि हम पे ये दबाव था। ईवीएम का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है, लेकिन वहीं तमाम संगठन ऐसे हैं जो सड़क पर आंदोलन करने का पूरा प्लान कर रहे हैं और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में सेटिंग की जा सकती है। 2019 में अमेरिका के एक हैकर ने दावा किया था ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन भारत, हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है और इलेक्शन कमीशन लगातार कह रहा है कि किसी भी कीमत पर ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पहली बार नहीं है, बार बार गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, अभी जो जस्टिस कॉल रिटायर हुए हैं, नंबर 2 जज थे, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है, मेरे ख्याल से तो एक तरीके से हिंट दिया है देश की जनता को कि सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन का काम नहीं कर सकती। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन का काम करे, उनका रोल निभाए। तो देश की जनता को और ऑपोजिशन पार्टीज़ को आके हर मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में, जब वो सिटिंग जज थे, जब एक पूरा इंटरव्यू दिया। इससे बड़ा क्या हिंट हो सकता है आपको? इलेक्शन कमीशन के मैं आपको 2017 से लेके आज तक के सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये उन्हीं का इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने इशू किया था। उसमें इलेक्शन कमीशन क्या हिंट कर रहा है मैं आपके लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम इसको, ये पढ़ लीजिए आप, लास्ट का 11 वाला पैरा, ये खास तौर पे लास्ट 3 लाइनें। आई विश टू रीएश्योर दैट the country that the commission will never allow the faith of people in the integrity of process be shaken. The commission desires, ये desire कर रही है, चाहती है, all citizens and stakeholders to remain aware, alert about electoral processes so that conduct of free and fair election by commissions is strengthened. यानी कि वो जनता से कह रहे हैं कि ये इसमें घपला है, आप लोग चाक चौबंद रहना, हमारे ऊपर ये जो दबाव डाल के चीज़ें करवाई जाती हैं हमसे, उस पर भरोसा मत करना, वरना ये सेंटेंस लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो इससे आप साफ कर सकते हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के खुद वेबसाइट पे आप चले जाइए, अभी तक वो क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि हम इसको सही करवा रहे हैं, ये हम इसको रीमॉडल करवा रहे हैं, हम इसमें कोई कमी नहीं है उसको रिपेयर करा रहे हैं। ये किस चीज़ में होता है? जो कि रिपेयरेबल है। जो चीज़ ख़राब होती है उसे रिप्लेस किया जाता है ना। रिप्लेसमेंट का वर्ड बार बार यूज़ कर रही है ना। रिप्लेस किसी चीज़ किया जाता है चीज़ को जो ख़राब हो, उसमें मॉड्यूलेशन किस चीज़ को की जाती है जो ख़राब हो या ख़राब हो सकती हो। तो ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी बात यह, अगर आप उस पर ही जाएँ, ये लफ्ज़ यूज़ कर रही है इलेक्शन कमीशन, फॉल्टी मशीन्स, ऑब्सोलीट मशीन्स, अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब शब्द इलेक्शन कमीशन क्यों यूज़ कर रही है? देश की जनता को इशारा करने के लिए कि हम खुद ही कह रहे हैं ये सब काम होते हैं। और इलेक्शन कमीशन ये बात भी बता रही है देश की जनता को कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में नहीं होती है। ये भी इलेक्शन कमीशन अपने उस पर बता रही है, अपने सवाल जवाब जो हुए हैं उसमें आप जाके दे सकते हैं। 2017 के उन्होंने प्रेस रिलीज़ करके बताया कि इसका भी काम बाहर से होता है। हमारी खबरें ये हैं, जैसे पेगासस इजराइल से आया था, वैसे ईवीएम की मशीनें भी इजराइल से बन के आ रही हैं, जो इसका सॉफ्टवेयर बताते हैं, सिर्फ जो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो बना के भेज रही हैं, उसका फॉर्मेट बना के भेज रहे हैं, लेकिन चिप बाहर से बन के आ रहा है। लेकिन क्या मेड इन इंडिया मशीनें हैं, सभी का निर्माण भारत में ही हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, इलेक्शन कमीशन खुद बता रही है कि इसका निर्माण भारत में नहीं होता, हम लोग सॉफ्टवेयर बना के भेजते हैं बाहर और चिप वहाँ बनता है। तो अब ये तो खुद इलेक्शन कमीशन हिंट कर रही है। कब से बन रहा है चिप जो है, कब से बन रहा है? आज तक इंडिया में चिप नहीं बनता है।
तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी किया होगा। बिल्कुल। कांग्रेस में जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने 2014 में, मेरा ऐसा एलिगेशन आज से नहीं शुरू से रहा है, उन्होंने ईवीएम में मैनिपुलेशन करके मोदी जी को इतनी सीटें 2014 में दिलवाई हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अहमद पटेल साहब जो थे वो मोदी जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों मिलके पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। इसके मेरे पास 50 एग्जाम्पल हैं और मैं अडानी जी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो अहमद पटेल साहब का ही प्रोडक्ट हैं, अडानी जी भी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के राहुल कब तक सोएंगे? आप कह रहे हैं 2017 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, 5 साल गुजरने को है, 2024 आ गया है, 3-4 महीनों के बाद पूरे देश में आम चुनाव होना है, तो कांग्रेस पार्टी कब तक सोती रहेगी? ये सिर्फ जिम्मेदारी महमूद प्राचा की हो जाती है या तमाम वकीलों को हो जाती है, या कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है सड़कों पर आए ईवीएम के खिलाफ? देखिए, जो भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ऑपोजिशन पार्टीज का रोल एक सबसे बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा रोल जो है वो है देश की आम जनता का, जो कि देश की मालिक है। वो है जो कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने समाज से, देश से, संविधान से कुछ पाया है, कुछ अच्छे वकील बन पाए हैं, कुछ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स बन पाए हैं, उनको पे बैक टू द सोसाइटी सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज का रोल सबसे बड़ा संवैधानिक तौर पे है। लेकिन बात यह है कि आरएसएस एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसी संस्था है जिसका पूरी ताकत ही इसी बात पे लगी है कि ऑपोजिशन को हाईजैक कर लो। कांग्रेस पार्टी का आपने नाम लिया तो उसी का एग्जाम्पल दे के देख लीजिए ना, इतने बड़े बड़े लोग, प्रणब मुखर्जी साहब, आज उनकी जो सुपुत्री हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं, जिन्हें कांग्रेस से सब कुछ मिला प्रणब मुखर्जी साहब को, वरना प्रणब मुखर्जी साहब क्या होते। मैं इसीलिए सबसे बड़ा नाम लेके उनको, लेकिन जो भारत रत्न किसने दिया? नरसिम्हा राव साहब थे। ये सब बातें आपको हिस्ट्री निकाल के देखनी पड़ेगी। नरसिम्हा राव साहब इन्वॉल्व थे, जो हरमंदिर साहब का डिमोलिशन हुआ है और नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। कौन थे ये लोग? जिस व्यक्ति ने, जो राजीव जी थे उनके साथ, वही मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिक्स में मुझे वो लाए थे, तो मैं इसीलिए गांधी फैमिली का सबसे ज़्यादा पर्सनली मैं हमेशा उनके साथ हूँ और रहूँगा। राजनीति में चाहे मैं जिस भी वजह से अभी राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उनको किस किस ने धोखा दिया? उनके क्लोजेस्ट लोगों ने, अरुण सिंह ने, किस ने धोखा नहीं दिया? तो ये सभी लोग आरएसएस में के प्लांटेड लोग थे। और आज की तारीख में ही देख लीजिए, अभी उनके अभिन्न मित्र जिन्हें वो राहुल गांधी जी, जिनको वो ज़मीन से उठा के, जो जीत नहीं सकते थे, लोग उनको जिताया, उनको मंत्री बनाया, सब छोड़ के भाग गए। आरपीएन सिंह कहाँ हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ हैं? जितिन प्रसाद कहाँ हैं? नटवर सिंह साहब के लड़के जगत सिंह कहाँ हैं? कितने नाम गिनवाऊँ मैं उन्हें? तो ये सब आरएसएस के प्लांट हैं। आज भी उनके चारों तरफ एक ही कमी है, और अगर चारों तरफ तो आपके सलाहकार ऐसे हों तो अच्छे से अच्छा इंसान, बेस्ट से बेस्ट इंटेलेक्चुअल, बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी उनके चुंगल में आके बैक स्टैबिंग से, धोखाधड़ी से धोखा खा सकता है। वही हो रहा है गांधी फैमिली के साथ आज की तारीख में, वही हो रहा है कांग्रेस के साथ आज की तारीख में, और कमोबेश यही काम बसपा में हो रहा है, यही काम सपा में हो रहा है, यही काम तृणमूल कांग्रेस में हो रहा है, यही काम नीतीश कुमार जी की पार्टी में हो रहा है। जिस प्रशांत कुमार साहब को नीतीश कुमार जी ने सर पे बिठा के रखा, वो कैसी कैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए, कैसी कैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने कांग्रेस के लीडरों के लिए, क्योंकि ओरिजिनली वो प्रोडक्ट आरएसएस का थे जिनको प्लांट कराया गया अलग अलग पार्टीज में। ये समझने का विषय है। जिस दिन ये लाइन खींच के काम हो जाएगा, ईवीएम के साथ भी अगर चुनाव होंगे तब भी मोदी जी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस ने जितने सारे काम किए, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपना फंदा खुद बनाया था। ईवीएम कांग्रेस लेकर के आई, कांग्रेस फंस गई है। राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, और अब नरेंद्र मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। मैं कह तो रहा हूँ आपको, आरएसएस के लोग कहाँ कहाँ तक घुसे हुए हैं। आज देश की पूरी राजनीति जो बेरोजगारी पे होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। जो सेना कमज़ोर की जा रही है ये अग्निवीर के माध्यम से, और इजराइल का एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। हमास के मुट्ठी भर लोगों ने आज ये हालत कर रखी है, यही अग्निवीर हैं इजराइल की सेना में भी। इसी प्रकार की तो कॉन्सेप्ट लाए भारत में भी, जो टैंक से नीचे कदम उतारने में डर रहे हैं, और बिना हथियारों के लोग जो लड़ रहे हैं, जिनके पास अच्छे हथियार भी नहीं है, उनसे डर के टैंक छोड़ के भाग रहे हैं। यही, और ये भारत की वीर सेना को कमज़ोर करने के लिए कौन फ़ायदा उठाएगा इसका?
पाकिस्तान और चाइना। कौन इतनी बड़ी बड़ी साजिश कर रहा है? नवराने साहब जो अभी रिटायर हुए ना, आर्मी चीफ, वो ये बात कह रहे हैं कि हमें ही नहीं पता था कि ये अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन कर रहा है ये सब? कोई सवाल उठा रहा है इस बात का? 2000 किलोमीटर चाइना हमारी जगह खा गया, कोई सवाल उठा रहा है इस बात का? जो 5 किलो भीख के मोहताज हो गए, 5 किलो अनाज के भीख के मोहताज कर दिए मोदी जी ने इस देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को, कोई सवाल उठा रहा है उस बात पे? तो ये फ्रॉड करके, मुद्दों से भटकाने का काम करके ईवीएम के ज़रिए से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है आएगा तो मोदी ही, क्योंकि ईवीएम है, आएगा तो मोदी ही। लेकिन मुद्दों पे अगर बात करने के लिए इनको लाया जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब काशीराम साहब और मुलायम सिंह साहब एक हो गए थे ना, तो क्या हुआ था उस समय? आज भी वही समय है। अगर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग एक हो जाएं, इनकी एक सीट नहीं आएगी, एक सीट नहीं आएगी, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन बात वही है कि हमें आपस में लड़ाते रहेंगे। हर जगह इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप में अपने एजेंट्स घुसा रखे हैं जो नेताओं को मिसगाइड करते हैं, डराते हैं, ईडी के माध्यम से, किसी के माध्यम से। और ऐसे लोग RSS के जो होते हैं, उनकी मैं कुछ तो आपको खासियत भी बता सकता हूँ। वो डिफ़िकल्ट काम करने में माहिर होते हैं। वो ये कहते हैं जाके नेताओं को कि मेरी इस जज से सेटिंग है, मैं रिलीफ ले आऊँगा। अब मोदी जी के राज में, RSS के राज में किसी की ऑपोजिशन पार्टी वाले की सेटिंग हो सकती है? नहीं। वो अपने आदमी को वहाँ प्लांट कराने के लिए, उससे कुछ अच्छे काम कराने के लिए, उससे ये दिखाते हैं कि मेरे पास इतना हुनर है, मैं प्रेस में सेटिंग कर लूँगा। अब मोदी जी के राज में किसी ऑपोजिशन पार्टी वाले की प्रेस में सेटिंग हो सकती है? हम लोग तो, मेरे जैसे लोग तो प्रेस से, मेन स्ट्रीम जो सो कॉल्ड क्रिमिनल मीडिया, उससे बात ही नहीं करते। तो क्या मेरी आवाज़ पूरे देश में नहीं जा रही है? लेकिन वो लोग, एक आदमी जाएगा, मुझे प्रेस का वो बना दो चेयरमैन, मैं इसी गोदी मीडिया, जो मैं तो क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ, गोदी नहीं कहता, इसमें मेरी सेटिंग है, मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मीडिया संयोजक, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। वो सब RSS के, ये उनके साइंस हैं। कैसे अमित शाह साहब एक एक, मोदी जी, अडानी जी और ये सब एक एक टीवी चैनल को वॉच कर रहे हैं। सवाल है सर कि अगर सब कुछ उनके पास है, ईडी है, CBI है, IT है, मीडिया है, तो नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर क्यों बनवाते हैं? वहां पर क्यों जाते हैं? प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी जी पिच तैयार कर रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए कि ये इलेक्शन ईवीएम से है, मुद्दों से भटकाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि ये इलेक्शन ईवीएम से नहीं, हम इस वजह से जीते या उस वजह से जीते। ये सिर्फ ये बहाना है। इतना सबको पता है, सबको पता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत सरकार की एक एक व्यक्ति को खुशहाल बनाना है, इसीलिए सरकार चुनी जाती है। रोज़गार दिलाना है, देश की सुरक्षा करना है। चाइना से 80-20 का हमारा व्यापार का वो हो रहा है। जो हमारे पास डेट है एज ए कंट्री, वो कितना ज़्यादा हो गया है। अब मेरे ख्याल से कोई 150 से भी ऊपर बिलियन डॉलर या ऑलमोस्ट 200 के आसपास जा रहा है वो, जो कि 2014 में 58 बिलियन डॉलर्स था सिर्फ। वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। ये सब चीज़ों की तरफ से लोगों को पता है ये सब मुद्दे। इलेक्शन वो किसी एक मुद्दे पे, किसी मुद्दे पे नहीं जीतेंगे इलेक्शन, वो ईवीएम से जीतेंगे। लेकिन उसको दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम इस वजह से इतनी सारी कमियों के बावजूद भी जीत गए, क्योंकि हमने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया था जो इमोशंस में ले आता है लोग। ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है, आप लोग 50 ईवीएम की मांग कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ईवीएम देगा आप लोगों को? अगर इंसाफ और संविधान का इतना सा भी ख्याल है तो अपनी नौकरी दांव पे लगाकर, देखिए मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, नौकरी दांव पे लगा के देनी पड़ेगी। फिर पूरी दुनिया देख लेगी कि ईवीएम कितनी सुरक्षित मशीन है, या बिल्कुल कोई छोटा बच्चा भी इसको हैक करके अपने मन मुताबिक रिजल्ट ला सकता है। तो ये टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि 50 क्या एक भी ईवीएम हमारे हवाले की जाएगी, क्योंकि हम प्रपोजिशन ही ऐसा रख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने लाइव हैक करके दिखाएंगे। एक भी नहीं मिलेगी। कौन हैकर है? हैकर नहीं है कोई, ये फर्स्ट क्लास के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, उनसे करवा देंगे। आपसे पूछ लेंगे, आप दे दो कोई, वो कर देगा। उम्मीद है? इतने समझदार, इतने बुद्धिमान हैकर हैं हमारे देश में। सॉफ्टवेयर में इंडिया सबसे बड़ा ब्रेन माना जाता है मेरे ख्याल से, ये तो पूरी दुनिया को पता ही है। सॉफ्टवेयर करने के मामले में इजराइल नंबर 1 है, जिसके पास पेगासस है, तमाम है। इजराइल एक भौकाल बनाने में है, उसके पास कुछ नहीं है। ये साबित इसी वॉर से हो गया है। उनका पास कुछ नहीं है।
पेगासस भी बनवाया तो उन्होंने कहीं ना कहीं से किसी ब्रेन से बनवाया होगा, हो सकता है कोई इंडियन ब्रेन हो या कहीं अफ्रीका का कोई ब्रेन हो उससे बनवाया, लेकिन मार्केटिंग अपनी कर रहे हैं। ये तो अब 7 अक्टूबर ने साबित कर दिया ना उनकी सेना के जवान बहादुर हैं, ना उनकी टेक्नोलॉजी कुछ काम कर सकती है, ना उनके पास बेस्ट से बेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल जो उनके हथियार हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो चलाने की भी क्षमता उनके पास नहीं है। ये तो साबित हो गया दुनिया को, उनकी इंटेलिजेंस फेज, उनकी सब फेल। मेरे ख्याल से पेगासस भी, हाँ, लेकिन वो चोरी करने में, फ्रॉड करने में, करप्शन करने में, लोगों को करप्ट करने में एक्सपर्ट हैं, धोखाधड़ी करने में, बैंकों से पैसा कैसे चुराया जाए, ये अडानी जी को सिखाने में एक्सपर्ट हैं। जैसे अभी ईवीएम की मशीनें कहीं से बनवाई उन्होंने और इंडिया में चोरी छुपे लाके उसका इस्तेमाल कराने में एक्सपर्ट इजरायली हैं। ये मशीनें भी इजराइल से आ रही हैं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन आप जैसे लोगों को करनी कितनी देर का प्रस्ताव आप लोग रख रहे हैं कि ईवीएम कितने देर के लिए चाहिए? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन? पहले दें तो सही। नहीं, अगर रेडी हो जाते हैं, मान लीजिए लाखों ईवीएम मशीन्स बन रही हैं, 50 समय दे दें हमसे, पैसे ले लें जितने भी हैं, हो क्या जाएगा। लेकिन आप लोग वहां से भी ले सकते हैं ईवीएम को, जहां पर ईवीएम बनाई जाती है, वहां से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं ईवीएम। ऐसा क्या संभव है? वो संभव नहीं है ना, दिलवा दीजिए आप मुझे। 2 ही कंपनीज बना रही है ना, स्टेट ओन्ड, बना नहीं रही हैं, मैन्युफैक्चर करके दे रही हैं। एक तरह से जैसे मोबाइल फ़ोन सिर्फ असेंबल यहाँ हो रहे हैं और मेड इन इंडिया मोदी जी लिखवा के सब देश को बता रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। वैसे ही मोबाइल फ़ोन में भी तो वही चिप चाहिए जो नहीं बन सकता यहाँ पे, जो इंडिया में बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इजराइल की कंपनीज से उनकी सांठगांठ है। इजराइल भी किसी और जगह से बनवा के इंडिया को सिर्फ भेजता है ये ईवीएम की मशीनें। तो ये जो धंधा चल रहा है, फ्रॉड का धंधा चल रहा है, करप्शन फैला के पैसे कमाने का, उसमें एक्सपर्ट है इजराइल। किसी और चीज़ में इजराइल भी एक्सपर्ट नहीं है और मोदी जी भी एक्सपर्ट नहीं। 5-6 तारीख को क्या प्रोग्राम है? 5 तारीख को हम लोग पटियाला हाउस से गेट नंबर 4 से 4 बजे 5 जनवरी को फ्राइडे के दिन हम लोग पैदल चल के डेलीगेशन जाएगा। एक जो कंसर्न सिटीज़न है जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद बुलाया है, ओपन इनविटेशन दे रखा है कि आओ और विजिलेंट रहो आप। हम जाके 50 मशीनों की डिमांड करेंगे, क्या कि हम दुनिया को दिखा सकें कि ईवीएम एक धोखा है। हमें ईवीएम से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चाहिए 2024 में, जनता के वोट से चुने हुए, बैलेट से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए लोकसभा में। ये साबित करने का सबसे बड़ा तरीका और फार्मूला 5 तारीख को और 6 तारीख को पूरे देश से लोग आके, पूरे देश के जो ईवीएम के एक्टिविस्ट हैं वो आएंगे और एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा, जिसमें हम उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी संगठनों से, सभी भारत को प्यार करने वाले लोगों से, भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने वाले लोगों से कि आएँ 5 और 6 के दिन इस जो ये बड़ा आंदोलन का हम लोग तैयारी करके ऐलान कर रहे हैं उसमें सहयोग करें और देश को बचाएं, संविधान को बचाएं, भारत की डेमोक्रेसी को बचाएं। क्या सीईसी ने टाइम दे दिया है? टाइम थोड़ी मांगा है हमने। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं उनको ऐसे काम करने के लिए जिसका वो करने के लायक नहीं है, जिसको उनकी आज़ादी नहीं है करने के लिए? अरे आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। नहीं है। अभी तो अपॉइंटमेंट का भी आज़ादी छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें से निकाल दिया गया। क्या था? क्या नुकसान कर लेते चीफ जस्टिस? क्या नुकसान हो जाता अगर चुनने में चीफ जस्टिस भी? सरकार कैपेबल है कि वो चुन सकती है कि सीईसी किसे बनाना है। बिल्कुल, केंद्र सरकार तो इस बात के लिए भी कैपेबल है ना कि इलेक्शन की ईवीएम मशीनें जो हैं वो ऐसी बना ले कि हम सारे लोकसभा की 543 सीटें जीत जाएं, इसके भी कैपेबल है। लेकिन एक सिस्टम होता है ना कि दूसरे लोगों को, अपोजिशन के लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को, चाहे वो दिखने में ही इंडिपेंडेंट हो, उनको भी प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ, आपको अगर कोशिश करें इलेक्शन कमीशन के तीनों, इस चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से और दोनों मेंबर्स से या उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उनसे, अगर इन दोनों तीनों को कुछ नहीं पता है तो क्या ये आप उनसे लिखवा के ले सकते हैं कि ये मशीनें हैक हो नहीं सकती? ये ले सकते हैं आप लिखवा के? क्लेम उनका यही है। लिख के नहीं देंगे आपको। ये कहेंगे कि हमने इसमें सुरक्षा कवच ऐसा बनाया है कि ये हैक नहीं हो सकती। वो सुरक्षा कवच की पूरी डिटेल नेट पे मौजूद है, आप वो पढ़ लें। क्यों कहते हैं हैक प्रूफ है? क्योंकि हमने इसकी निगरानी करते हैं, हम किसी के हाथ में नहीं जाने देते, हम अपने पास ही रखते हैं। और आप हमारे ऊपर भरोसा करो कि हम इसको हैक नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये हैक हो नहीं सकती, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। हम इसे हैक होने नहीं देंगे। हम इसको इतनी मजबूत सुरक्षा में रखते हैं, तालों में बंद करके रखते हैं, वहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं वो कैटेगोरिकली कि ये मशीन या दुनिया की कोई भी
कंप्यूटर मशीन हैक नहीं हो सकती, ऐसा वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी चाहे या तो जो अपोजिशन तमाम पार्टियां हैं वे लोग कह दें कि अगर ईवीएम चुनाव होगा तो वे लोग चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, भागीदारी नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से वो रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सैम पित्रोदा ने वही बातें कही हैं। कह दी होंगी, लेकिन सैम पित्रोदा साहब ने ये एक बात ऐसी कही है कि शायद वो मोदी जी को अभी भी ठीक से नहीं समझे, हालांकि वो उनको जानते हैं बहुत सालों से। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो ये कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है, उनको कोई शर्म आती है? कहते हैं ना, नहीं आती ना शर्म। उनको ये कहते हुए एक स्वीडन से वो आए थे, वो जो ये पन बिजली के एक्सपर्ट, उनको रास्ता बता रहे थे कि इससे ऐसा कुछ काम करो, और नेट ऑनलाइन बता रहे थे कि इससे बिजली भी बन जाए, पानी भी बन जाए, और इससे हवा भी साफ़ हो जाए। और वो बेचारा स्वीडिश जो एक्सपर्ट था वो हाँ कर रहा था, उनकी करना पड़ा, शर्म आई उन्हें। उन्होंने ये लाइव बोला है कि मैंने एयरफोर्स के जो बालाकोट का जो हुआ था उनको सलाह दी कि बादलों के पीछे से छुप, देखो कैसे वो करके बता रहे थे, बादलों के पीछे से कैसी वो एकदम करके बता रहे थे, जैसे कि वो भारत के ऐसी बातें करके उनको शर्म आई। नहीं आती ना, कितनी बेशर्मी से ये सब बातें कहने के कोई कैपेबल है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए तो और आसान काम हो जाएगा। कोई वो ही ना करो, कोई पार्टिसिपेट ही ना करो। 543 थी, 543 सीटें मैं जीत गया, देश की जनता ने मुझे जिता दिया, 543 सीटें। अब आज के बाद इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश 100% लोग मुझे चाहते हैं। और अब मैं आज के बाद से देश हित में मैं ही, जब तक मैं जिंदा हूँ, देश की सेवा करूँगा, ऐसा बयान दे देंगे कि आज से पहले ना भूतो ना भविष्य थी, 543 की 543 सीटें मैं जीत गया हूँ। तो ये काम पित्रोदा साहब उनको जानते नहीं, वो कर देंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, बड़ा आंदोलन करें, सब आए, किसी हालत में किसी कीमत पे ईवीएम से इलेक्शन ना होने दें। इलेक्शन कमीशन को जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी, वो जनता के नौकर हैं, ऐसा माहौल तैयार करें ताकि इलेक्शन कमीशन दिल से तो नहीं चाहता होगा, जैसे नवराने साहब ने रिटायर्ड होके बताया ना कि क्या दबाव था हम पे, तो ये इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बाद में बताते हैं कि हम पे ये दबाव था। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन खुशी हो रही हो हमारी बातें सुन के अब, कि अब हमें ऊपर भी तो जाना है सबको, हम ऊपर वाले को भी मुंह दिखा पाएंगे, इतना बड़ा अन्याय तो हमसे ना करवाएं मोदी जी। तो इससे हो सकता है हम उनकी मदद ही कर रहे हों। तो ये रास्ता अगर दे दिया तो मोदी जी 543 सीटें लाएंगे। मैं सैम पित्रोदा जी को आपके माध्यम से ये सलाह देना चाहता हूँ। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हैं, और अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में रहें, 2024 जीत जाते हैं, तो हो सकता है चुनाव ना हो अगले साल, या 2025 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।